अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीन व्लॉग्स। क्या आपका कोई ऐसा ख्वाब है कि आप बाहर स्टडी करने जाएं? इफ़ यू हैव अ ड्रीम देन अनलॉक द डोर्स टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एडवेंचर्स बाय स्टडिंग इन कनाडा। एप्लीकेशन किस वेबसाइट पे जाके जमा करवाई जा सकती है? बेसिक कॉस्ट क्या है स्टडी की? पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं कनाडा में? फाइनेंशियल और स्कॉलरशिप के क्या चांसेस होते हैं? और डेडलाइंस क्या हैं एप्लीकेशन सबमिट करने की? तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो हमने इस ब्लॉग में आंसर किए हैं। आप you will meet a consultant and a student himself, सैयद ताहा। वो आपको बहुत डिटेल में सब एक्सप्लेन करेंगे and I'll try to make it easier for you guys. So let's get started. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीन व्लॉग्स। आज हम इस प्यारे से व्यू के साथ एक बहुत अच्छे मेहमान के साथ बैठे हैं who has a lot of knowledge about applying as a student from Pakistan या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी कनाडा में आना चाहते हैं वो किस तरह से अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डिटेल्स होती हैं। मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, इसीलिए आज मैंने उनको अपने घर इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम जी ताहा भाई, थोड़ी सी हमें बताएं लोगों को कि क्या प्रोसेस होता है, क्या बेसिक नीड्स है। ठीक हो गया। अच्छा, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोसेस। तो प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे पहले सर्चिंग योर कॉलेजेस एंड स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, वेयरएवर यू आर अप्लाइंग। आपको डेडलाइंस पता होनी चाहिए। देयर आर 2 डेडलाइंस फॉर द ऑटम इनटेक। आपकी डेडलाइन होती है 31 जनवरी। उस वक्त तक सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती हैं, तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। एंड सेकेंड डेडलाइन इज़ ऑफ अगस्त 31, जिसमें आपकी स्प्रिंग की इनटेक की डेडलाइन होती है और उसकी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती हैं। सो सबसे पहले तो ये है कि आप अपना पहले प्रोग्राम देखें, आप करना क्या चाहते हैं, किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आप जाके सर्च करें डिफरेंट कॉलेजेस पे या यूनिवर्सिटीज़ पे। कॉलेजेस का थोड़ा सा आसान तरीका है कि ओंटारियो कॉलेजेस का एक पोर्टल है, वहाँ पे पूरे कॉलेजेस की लिस्ट है जो में एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ से आप हर कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं। उन कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको प्रोग्राम डिटेल्स पता चल जाएंगे। अब उसमें प्रोग्राम्स मल्टीपल तरह के होते हैं। ईयर का प्रोग्राम भी है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, विद कोऑप है, विदाउट कोऑप है। ये आपने अपने हिसाब से इवेल्युएट करना है कि कौन सा प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। सॉरी टू कट यू ताहा भाई, ये कोई वेबसाइट है जो आप जी, बता रहे हैं? ontariocolleges.ca वेबसाइट है इनकी, ठीक और है। वहीं से आपकी एप्लीकेशन भी लॉगिन होती है। इट्स अ Alright. पोर्टल ऑफ ओंटारियो कॉलेजेस, पोर्टल जो है, कि ठीक गवर्नमेंट है ऑफ ओंटारियो ने एक सेंट्रलाइज बॉडी बनाई हुई है जी, जिधर से आप अप्लाई करते हैं। ठीक है। सो जब आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं और आप देख लेते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है बेस्ड ऑन के क्या पढ़ना है या आपने कहाँ रहना है। जैसे मुझे ये पता था कि मैंने यहाँ आके अपनी पप्पो के घर रहना है और वो जो है ब्रैम्पटन में रहती हैं, तो मैंने कॉलेज ही वो ढूंढा जो ब्रैम्पटन के पास हो, तो मुझे शेरिडन कॉलेज मिला। इसी तरह से आप अगर कोई जानने वाला नहीं रहता तो फिर आप ये देख लेते हैं कि अच्छा जो टॉप कॉलेज हो, या लोगों की प्रेफरेंस होती है कि फाइनेंशियली कौन सा कॉलेज अच्छा है, फीस किसकी कम है, या किस्म का प्रोग्राम कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है। उस हिसाब से आपने कॉलेज अपना सेलेक्ट करना है। एक दफ़ा जब आपने प्रोग्राम और कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने ओंटारियो कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाके ही वहाँ से अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। सो द फर्स्ट कॉलेज दैट यू सेलेक्ट, उसकी फीस है $100 कैनेडियन। वो आपने एक कॉलेज की फर्स्ट कॉलेज। सो इसमें ये होता है कि जैसे आपने सेलेक्ट किया कि भाई मुझे कंफर्म नहीं है कि मुझे शेरिडन से मिलेगा कि एडमिशन के नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया कि भाई मैं शेरिडन में भी अप्लाई करता हूँ, मैं जॉर्ज ब्राउन में भी करता हूँ, मैं सेनेका में भी करता हूँ। अच्छा, और ये आपने यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट नहीं किया, आपने कॉलेजेस में पहले अप्लाई किया? हाँ, ठीक तो है। सबसे पहले मैंने यही बताया ना कि आपने पहले तो सेलेक्ट करना है कि आपने आना कहाँ है, कॉलेज में आना है या यूनिवर्सिटी में आना है। यूनिवर्सिटी में आना इजी होता है या कॉलेज में? सो इट डिपेंड्स कि आप किस बेसिस पे आ रहे हैं।
अगर तो आपका बैचलर्स अच्छी यूनिवर्सिटी से वहाँ हुआ है और आप यहाँ फीस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली कॉलेज सस्ता होता है, यूनिवर्सिटी थोड़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। कॉलेज की ऑन एन एवरेज एनुअल फी है 18,000 कैनेडियन डॉलर, जी। और जो यूनिवर्सिटी है उसकी अराउंड 20,000 से स्टार्ट होती है। ये एनुअल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक। अब वो बेस करता है कि आप प्रोग्राम भी देखना होता है कि अगर आप 1 साल का ले रहे हैं तो चलें 18,000 या 20,000 यूनिवर्सिटी के जो है वो वाइबल होती है। बट यूजली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं और वो कम से कम भी 1.5 साल वाले अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो उसकी यूनिवर्सिटी फ़ी जो है वो समवेयर अराउंड 26-28,000 डॉलर्स तक यानी कि अबाउट 10,000 का एक सीधा सीधा गैप है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। ठीक है। तो ये उस पे आपका डिसीजन डिपेंड करता है जी। क्योंकि जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो ये कॉलेज भी कराते हैं। आपको डिग्री चाहिए या आपको नाम चाहिए, आपके लिए यूनिवर्सिटी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ वो पाकिस्तान वाला हिसाब किताब नहीं है कि भाई आपने IBA से नहीं पढ़ा तो दूसरी जगह की पढ़ाई जो है आपकी कंसिडर ही नहीं होगी, या कि उसकी पढ़ाई इतनी क्वालिटी नहीं रखती जो एक अच्छे रेपुटेबल इंस्टीट्यूट की रखती है। यहाँ स्टैंडर्ड है पढ़ाई का और यहाँ बड़े गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस है, तो यहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम है हर कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का। अच्छा, कोई उसमें ये नहीं है जैसे कहते हैं कि ये वाली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है? एज सच नहीं है, बस एक नाम बिल्ड है। अब जैसे जो पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की है वही पढ़ाई आपको टोरंटो यूनिवर्सिटी मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की भी मिलेगी। अच्छा। वही पढ़ाई आपको यॉर्क की भी मिलेगी। तो अगर आप में खुद में एक्सपर्ट है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो जाहिर है वो पढ़ाई से लिंक नहीं होती है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का क्राइटेरिया इंटरनेशनली जो होता है वो होता है कि आपकी करिकुलम क्या है और आपकी यूनिवर्सिटीज़ में PhD कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं और कितने PhD आप हायर कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स होती हैं वर्ल्ड वाइड। यानी कि हमारे जैसे पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना कि स्टूडेंट्स का जितने अच्छे ग्रेड्स और GPA आता है उस हिसाब से उसको रैंक कर रहे होते हैं। अब यही रीज़न है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो वहाँ की लाइक लो क्वालिटी यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान में जो है वो अवार्ड्स जब लेने होते हैं तो नंबर 1 बन जाती है। तो क्राइटेरिया यही है कि भाई अच्छी GPA ले लो, अच्छे PhDs हायर कर लो, तो आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है। बट पढ़ाई क्या हो रही है ये नहीं देखते उसमें। जी कहा भाई। तो आप बता रहे थे कि पहले हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है, उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हमने कॉलेज में अप्लाई करना है या हमने यूनिवर्सिटी में। 10,000 का ऑलमोस्ट आपने एक रेफरेंस बताया। अच्छा, फिर आगे अब आप क्या कहते हैं? अच्छा, हमने सिलेक्ट कर लिया अपना कि जी मुझे ये करना है, सही है। नेक्स्ट अब जब आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया, अब अगर आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है तो कॉलेज एडमिशन्स जो है वो डिपेंड करेगा प्रोग्राम पे। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम ले रहे हैं तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 चीज़ें हैं, IELTS और आपका इंटर या A लेवल्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो वो एक एडिटिव पॉइंट हो जाता है, बट एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है कॉलेज की। सो आपने बताया एक IELTS और दूसरा आपका इंटर या A लेवल्स कंप्लीट होना चाहिए, 12th ग्रेड कंप्लीट होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट या जो भी हमें वहाँ पे मार्कशीट मिलती है वो आपको अटैच करना है साथ, और साथ में IELTS होता है। सो IELTS जो है वो नेसेसरी नहीं है कि जिस वक्त आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसी वक्त सबमिट कराएं। IELTS आपने एक दफ़ा एडमिशन एप्लीकेशन डाल दी अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसके बाद आप वेट कर सकते हैं, आपको कंडीशनल ऑफर आती है कॉलेज की तरफ से। अच्छा, कि ओके ठीक है, हमने आपके एकेडमिक्स देख लिए, एकेडमिक्स आपके हमारे हिसाब से परफेक्ट है, अब आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अपनी सबमिट कराएं। अच्छा, और ये मैंडेटरी है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट? तो हाँ, क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, क्योंकि ठीक है जब आप कनाडा आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ कोई उर्दू बोलता हुआ आपको मिलेगा नहीं, तो आपको जब कम्युनिकेशन ही इंग्लिश में करनी है तो जाहिर है एज अ स्टूडेंट आपकी पढ़ाई पूरी इंग्लिश में है और सब कुछ इंग्लिश में है, तो आपको एक इंग्लिश रिक्वायरमेंट की कंपलसरी वो देनी पड़ती है। कई दफ़ा ये होता है कि हमारी इंग्लिश पाकिस्तान में हम लोग पढ़ते हैं लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग तो वो उतनी स्किल्स नहीं होती, तो आपको लगता है कि वो डेवलप कर यहाँ आने से पहले थोड़ा उसको करें? इसीलिए मैं बार बार कॉलेज के प्रोग्राम का ही फोकस कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पे इसलिए नहीं जा रहा
क्योंकि यूनिवर्सिटी में आइल्स की रिक्वायरमेंट एट मिनिमम भी अब 7 हो गई है। आइल्स की IELTS रिक्वायरमेंट की 7 हो गई है। हाँ, फॉर द मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम। वेयर एज के कॉलेज आप देखें तो कॉलेज आज भी 6.0 पे एडमिशन दे रहा है। ओह, सो दिस इज अ डिफरेंस हाँ, आल्सो। और 6.0 समझ लें कि बिल्कुल जिसको बेसिक इंग्लिश आती है ना उसका 6.0 आ जाता ठीक है है। बहुत आराम से। ठीक है। सो कॉलेज एडमिशन डिप्लोमा प्रोग्राम्स में 6.0 रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स प्रोग्राम में कॉलेज में 6.5 है, वेयर यूनिवर्सिटीज जो है वो 7 लेती है। ठीक है। ओके। और ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज या सब कॉलेजेस? कॉलेजेस में यही स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। ठीक है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम। अगर आप मेडिकल प्रोग्राम देखें कनाडा का तो वो मिनिमम भी जो सबसे लीस्ट यूनिवर्सिटी होगी वो 7.5 मांगेगी फॉर मेडिकल प्रोग्राम। 7.5 7.5 ऑलराइट फॉर मेडिकल फॉर कंपैटिटिव है। मेडिकल स्टडीज, जैसे कि साइकोलॉजी में आप मास्टर्स कर रहे हैं जी। या कोई कायरोप्रैक्टर का कोर्स है, लाइक हेल्थ साइंसेज के जो भी मास्टर्स या बैचलर्स के प्रोग्राम है उसमें 7.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। तो इसलिए कॉलेज प्रेफरेबल होता है, कॉलेज में एडमिशन आपको इजीली मिल जाता है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़। स्पेसिफिकली अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स की तरफ जा रहे हैं जैसे डेटा एनालिटिक्स या कोई टेक्निकल, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का है तो कोई टेक्निकल कोर्स आप सेलेक्ट करें तो उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ को एक पर्पस देना पड़ता है लिख के। इट्स सॉर्ट ऑफ एसे जो कि 3 से 4 पेज का होता है और वो आपको लिख के देना पड़ता है, वेयर एज कॉलेज आपसे ये चीज़ नहीं मांगता। ओह वाह। सो ये डिफरेंस है। सो आपके ख्याल में आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉलेज में अप्लाई करना इज अ बेटर वे, बेटर ऑप्शन बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी के, जहाँ आप एडिशनल प्राइस भी भर रहे हैं, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी स्ट्रिक्ट है और जहाँ से एडमिशन आना भी थोड़ा जो है वो चांसेस ज्यादा, एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा। कॉलेज का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। कम यूनिवर्सिटी का भी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी एडमिशन आपको दे देती है। ऑब्वियसली वो कंडीशनल एडमिशन होता है, देन कंडीशंस आती हैं कि अब आप आइल्स दिखाएं, अब आप अगर कोई जीआरई मांग रहा है तो जीआरई दें या जीमैट मांग रहा है तो जीमैट दे दें। सही। सो अब जब कंडीशनल ऑफर आपने कंडीशन सारी फुलफिल कर दी तो लास्ट कंडीशन हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की होती है कि फीस का क्राइटेरिया ये है कि बेस करता है अब आपके वीज़ा पे। तो अब वीज़ा जो है वो 2 तरह के कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, एक स्टैंडर्ड है और एक एसडीएस मॉडल निकाला है। सो ये कोई नया मॉडल है? हाँ जी, एसडीएस मॉडल। एसडीएस जो है ये 2 साल पहले इन्होंने निकाला था। ये After देखते हुए COVID? नहीं, ये प्री कोविड ही था जी। बस ये देखते हुए निकाला था कि पहले जो है वो स्टूडेंट वीज़ा बहुत डिले हो रहे थे, लाइक 3 to 4 months लगते थे नॉर्मल प्रोसीजर में। जी। फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक एसडीएस मॉडल निकाला जो कि एक सिक्योर वे था। जाहिर है गवर्नमेंट को सिक्योरिटी सिर्फ ये चाहिए होती है कि आपके पास पैसे हों कनाडा आके रहने के जी। और वहाँ फीस भरने के। तो वो उन्होंने एक मॉडल निकाला जिसमें आप श्योरिटी देते हैं, उसके 2-3 तरीके हैं जो आगे चल के वीज़ा प्रोसेस में मैं पूरा डिफाइन कर दूंगा। जी। तो उस तरह से आप सिक्योरिटी देते हैं तो उसकी बेसिस पे आप फीस पे करते हैं कि आपको पूरे साल की पे करनी है या 6 months की, एक सेमेस्टर की फी पे करनी है। अच्छा, ये ऑप्शन भी ये है? ऑप्शन कॉलेज यूनिवर्सिटीज दोनों देते हैं, यानी कि आप आपने एक एक साल सेमेस्टर की की पे करें या 6 महीने की उसमें करें या फ़र्क साल। ये होता है कि अगर आप 1 साल की पूरी एक साथ करते हैं तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से डिस्काउंट मिलता है, लेट्स से 10% का डिस्काउंट मिलता है। वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी 5% देती हैं, कुछ 10% रिडक्शन करती हैं जी। फी में। और कॉलेजेस? कॉलेजेस का भी यही उनका है, भी ये है। स्टैंडर्ड रूल है। जी। आप कनाडा में कॉलेजेस में करें या यूनिवर्सिटीज़ में करें, फुल 1 ईयर की फ़ी पे करने पे डिस्काउंट है और अगर आप पूरे प्रोग्राम की फ़ीस पे कर देते हैं तो और भी डिस्काउंट होता है। ठीक हो गया। अगर आप 6 months की करते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर जब आप फ़ी पे करते हैं उसके बाद वो आपको एक लेटर इशू करते हैं जिसमें वो आपको बताते हैं कि कोई न्यू कमर की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल थी। अच्छा, या स्कॉलरशिप्स का, नहीं। ठीक है। जैसे अगर मैं अपना शेयर करूं तो मुझे 2000 कैनेडियन डॉलर की स्कॉलरशिप मिली है। वाओ, अच्छा। वो आपको बताते हैं कि कोई न्यू कमर की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल थी। अच्छा, या स्कॉलरशिप्स का, नहीं। ठीक है। जैसे अगर मैं अपना शेयर करूं तो मुझे 2000 कैनेडियन डॉलर की स्कॉलरशिप मिली है। वाओ, अच्छा। तो बल्कि अपना थोड़ा सा बता ही दें
क्योंकि शुरू में हम डायरेक्ट ही उस चीज पे आ गए। मैंने जी अच्छा चले, मैं बीच में अगर अपना बताऊंगा ना तो वो प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा आउट हो ठीक है जाएगा, ओके क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा केस डिफरेंट है। ठीक है, वो फिर हम बाद में हाँ। पूछते हैं। ठीक है सो ये पूरा एक कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस हो गया। आपने फीस जमा करा दी, वो थ्रू वायर ट्रांसफ़र है या आपने कनाडा में ही किसी को बोल के क्रेडिट कार्ड से फ़ी पे करा दी, या आपने यहाँ से किसी से वायर ट्रांसफ़र या अकाउंट ट्रांसफ़र करके फ़ी पे कर दी। तो 3 मेथड्स उन्होंने दिए हुए होते हैं, आपने उनको प्रूफ दे दिया और फीस के बाद वो आपको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देते हैं जी जो कि फाइनल लेटर होता है। जब आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया तो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। अब वीज़ा प्रोसेस में बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सबसे पहले कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है। कनाडा इमिग्रेशन, हाँ। ये सब मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखी होंगी, सब वेबसाइट्स के सारे लिंक web- मैं आपको दूंगी जी। उधर जाके आपने अपना एक अकाउंट बनाना है जो कहलाता है जीसी साइन इन अकाउंट। वो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया। जी जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। पहले इन्फो सारी आपने अपना नाम, फ़ोन नंबर, डिटेल सारी डाल दी। फिर वो एक पेज पे ले जाएगा जहाँ उसने आपसे चीज़ें मांगी होंगी, जिसमें सबसे पहला होता है आपका पासपोर्ट। ठीक है सो उनको जो है लास्ट 5 ईयर में जो भी आपका पासपोर्ट था विद ट्रैवल अगर कोई आपने किया तो वीज़ा पेजेस के साथ स्कैन करके वो अपलोड करना है। जी आपने पिक्चर जो कनाडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे पिक्चर रिक्वायरमेंट है वो आपने अपलोड करनी है। जी वो यूजली उन्होंने वेंडर्स भी बताए हुए हैं जो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए पिक्चर्स लेते हैं। आपको उन वेंडर्स का भी हम लिंक दे देंगे। हाँ। जी वो एक्चुअली वहीं पे मेंशन होते हैं, आप कोई भी देख के उधर से ठीक। जाके आप देख लें कि जो शॉप आपके करीब हो आप जी। उससे जाके पिक्चर क्लिक करवा लें। वो आपको डिजिटल ईमेल कर देगा आपकी पिक्चर, आपने अपलोड करनी है उसको। जी तीसरा, इनके 3 फॉर्म हैं जो उधर ही अवेलेबल है। सबसे पहला फॉर्म है आपकी पूरी हिस्ट्री वो ले लेते हैं, आपकी उसमें पूरा नाम, एड्रेस, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क यानी कि पाकिस्तान से जो भी बच्चा स्टूडेंट आ रहा है वो हम्म। वहीं पे अपना वो ये एक वाला फॉर्म है, 3 फॉर्म है जो उन्होंने खुद दिए हैं। जी। आपने उसको डाउनलोड करना है, वो ठीक है। पीडीएफ फॉर्म्स है, जी उनको आपने फिल करना है। जी ज़्यादा लेंदी नहीं, 3 से 4 पेज का फॉर्म है पहला वाला। जी सेकंड फॉर्म जो है वो उसमें फैमिली इंफॉर्मेशन है कि आप अपना डालें, अपने अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ डालें। जो नादरा के ऑफिस से आई थिंक ये लोग कर सकते होंगे सो पाकिस्तान नहीं, में। वो चीज़ नहीं मांगते अब। ये अच्छा। एफआरसी कहलाता था, फैमिली रजिस्ट्रेशन अब सर्टिफिकेट। नहीं है मांगते। नहीं, अब इनका अपना फॉर्म है। ओके ठीक। उसमें होता क्या है, आपकी बेसिक होता है, नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ प्लेस डालनी होती है, करंट एड्रेस और जी। करंट जॉब। ठीक है आपका आ जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। आपकी वाइफ अगर है तो उसकी आ जाएगी डिटेल, पेरेंट्स की आएगी, मदर फादर की। जी सेक्शन बी उसका है आपके सिबलिंग्स की डिटेल, कि ठीक है। आपके भाई बहन कितने हैं, आपके बच्चे। सॉरी, सेक्शन बी जो है वो बच्चों का है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे कितने हैं, उनकी यही वाली डिटेल सारी। एंड देन सेक्शन सी जो है वो सिबलिंग्स का है, कि भाई बहन की डिटेल सेम, ठीक डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जी। करंट एड्रेस, जॉब, ये चीज़ आपने डालनी है। और जो थर्ड फॉर्म है वो एक कंसेंट फॉर्म है। वो कुछ भी नहीं है, उसमें बस आपने जाके अपना नाम लिखना है और बस वो सबमिट हो जाता है। ठीक ओके ये 3 फॉर्म आपने अपलोड करने हैं। पासपोर्ट अपलोड करना है, पिक्चर अपलोड करनी है, आपने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अपलोड करना है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको इशू ठीक करेगी। है एंड फोर्थ चीज़ आती है आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। सो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है पहले एक लंबा चौड़ा उसमें चीज़ें मांगी जाती थी, अब जो है थोड़ा सिस्टम इन्होंने आसान कर दिया। अब एक सिंगल डॉक्यूमेंट इनको चाहिए। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो वीज़ा की है वो आपको 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जो कि 10,000 कैनेडियन डॉलर है, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड इशू हुआ है स्टैंडर्ड है। फॉर ऑन्टेरियो। क्यूबेक में ये चेंज होता है, क्यूबेक में आपको $8,000 है लिविंग अच्छा एक्सपेंस। लेकिन यहाँ जीटी यानी ओंटारियो के ओंटारियो लिए में जो है वो $10,000 है। ठीक है, ये 1 साल स्टैंडर्ड का है। लिविंग एक्सपेंस ये गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है। ये आपको कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएगी जी। सारी। 1 साल का लिविंग एक्सपेंस चाहिए और एक प्रूफ चाहिए उनको कि आपकी 1 साल की फीस कवर्ड है, आइदर पेड है या आपके पास उतने पैसे अवेलेबल हैं। और वो प्रूफ तो जो आपने जहाँ अप्लाई किया है वही हाँ। आपको दे देंगे। हाँ। ठीक है सॉरी। सो अब यहाँ पे आता है 2 तरह के वीज़ा रिक्वायरमेंट। एक है स्टैंडर्ड,
स्टैंडर्ड में ये है कि आपने 6 मंथ्स की या एक सेमेस्टर की फ़ी पे की, जी। एक प्रूफ उसका आ गया कि हाँ आपने एक सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी। बाकी जो रिमेनिंग पैसे रह जाते हैं, जो उसमें $10,000 आपके लिविंग एक्सपेंस है साल का, जी। और जो रिमेनिंग एक सेमेस्टर की फ़ी है, ये टोटल क्लब अमाउंट आपके अकाउंट में होने चाहिए। फॉर एटलीस्ट मिनिमम भी 3 मंथ्स के लिए आपके पास ये पैसा होना चाहिए अकाउंट में। स्टेटमेंट भले आप 2 दिन बाद ही निकाल के दे दें, लेकिन हिस्ट्री ऐसी ये हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत हाँ, गौर से सुने। सो हिस्ट्री ऐसी हो कि लगे कि ये पैसा आपने स्पेशली आज ही नहीं डाला है सिर्फ एडमिशन दिखाने के लिए, ये पैसा आपके पास पहले से था। क्योंकि लोग अक्सर ये करते हैं कि भाई जब एडमिशन आ गया उसके बाद किसी से पैसे मांग वांग के स्टेटमेंट दिखा दी और वो सबमिट कर दी, उस सिनेरियो में ये रिजेक्ट कर देते हैं कि ये फेक स्टेटमेंट है, उनको आइडिया हो जाता है। हाँ, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये पैसा आपका नहीं है। तो केस शुड बी जेन्युइन। केस शुड बी जेन्युइन इन एनी वेज। ठीक है। तो रिकमेंडेड यही होता है कि जब से आपने एडमिशन स्टार्ट किया है तब से अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो तब से डाल के रख दें, ताकि जब एडमिशन आ जाए तो वीज़ा के टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड बचता है एडमिशन के बाद, तो आपके पास स्टेटमेंट तैयार हो सबमिट करने के लिए, वरना वो डिले होगा तो क्योंकि वीज़ा डिले होता है फिर, और वो फिर एक लंबा टाइम निकल जाता है। तो एक तरीका तो ये है स्टैंडर्ड के 6 मतलब एक सेमेस्टर की फ़ी पेड हो और बाकी जो एक सेमेस्टर है और लिविंग एक्सपेंस वो आपने अकाउंट में शो कर दिए। ठीक है। सेकंड तरीका ये है जो SBS मॉडल है। SBS मॉडल गवर्नमेंट ने जो निकाला है उसमें आपने एक साल का जो लिविंग एक्सपेंस है $10,000, वो आपने कनाडा में एक ब्लॉक अकाउंट खुलेगा आपका किसी भी बैंक में, भले वो TD हो, CIBC हो या HSBC हो, और ये वहीं बैठे ही खुलेगा, यानी आप पाकिस्तान बैठे ही यहाँ पे अकाउंट वहाँ से आपने यहाँ ऑनलाइन अप्रोच करना है बैंक को। ठीक है। बैंक आपको जो है वो कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपने उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देना है और कुछ डिटेल्स देनी है। ये आप कॉल करेंगे बैंक को या आप ईमेल करेंगे? ईमेल एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन पूरी एप्लीकेशन फॉर्म है हर बैंक की वेबसाइट पे, भले वो TD हो, RBC हो, स्कॉशिया हो, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो वो उधर आप पूरा वो फॉर्म फिल करेंगे, जब वो उधर से आपको ईमेल कंफर्मेशन की आ जाएगी कि हाँ आपका अकाउंट ओपन हो गया जी, तो फिर आप वहाँ से इक्विवेलेंट टू $10,000 आप अपने पाकिस्तानी रुपीस ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ, और वो यहाँ जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे वो इनको रिसीव होते ही ब्लॉक हो जाएंगे, आप वो पैसे फिर विड्रॉ नहीं कर सकते अनलेस कि आपने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया है या आप यहाँ लैंड करके आपने एनरोलमेंट दे दी है अपनी। अच्छा, एनरोलमेंट के बाद आप कर सकते हैं उसको कैंसिल? हाँ, अब एनरोलमेंट के बाद अगर आपका एडमिशन कैंसिल हुआ तो फिर आपको वो रिफंड हो जाएंगे पैसे। ओके। अनलेस कि आपके साथ कोई लाइक एडमिशन कैंसिल या वीज़ा ना लगे और उस सिनेरियोज के अलावा आपको वो पैसे ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते। वो पैसे आपके मंथली स्टाइपेंड के तौर पे आपको रिलीज करते हैं बैंक वाले, वो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी है। ठीक है। एवरी मंथ आपको सर्टेन डॉलर आपको हैंड ओवर होता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो $10,000 का आपने एक अकाउंट खोलना है, ब्लॉक अकाउंट कहलाता है वो, और 1 साल की फीस आपने पूरी भरनी है। ठीक है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जी। और उसका प्रूफ। तो ये 2 चीज़ें आपने वीज़ा में सबमिट करनी है, इसके साथ आपको कोई स्टेटमेंट नहीं शो करनी है, बस ये 2 चीज़ें, क्योंकि आपको कनाडा का बैंक एक स्टेटमेंट देगा जो कि प्रूफ है कि आपने वहाँ $10,000 लॉक करा लिए, और यूनिवर्सिटी आपको फ़ी की अपनी रिसिप्ट दे देगा। ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ इनफ हैं, आपने बस ये अपलोड करना है और वीज़ा सबमिट करना है। ठीक। अब इसके बाद वीज़ा लगता है या नहीं लगता? ये तो खैर हाई कमीशन की वो है। बस इसके बाद प्रोसेस ये होता है कि आपने जैसे ही वीज़ा सबमिट कराया, आपको अगर तो आपने वर्किंग आवर्स में कराया है तो आपको फ़ौरन ही ईमेल आ जाती है कि आप बायोमेट्रिक का अपना टाइम बुक कर लें फॉर द नेक्स्ट डे। अच्छा, फौरन ही आ जाता है? लाइक 1 वीक का टाइम देते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। जैसे मैंने वेरी नेक्स्ट डे का ही अपॉइंटमेंट बुक कर लिया और मैंने नेक्स्ट डे जाके बायोमेट्रिक दे दिया था। ठीक है। जब आप बायोमेट्रिक दे देते हैं उसके बाद फिर आपने वेट करना होता है मेडिकल का। आपको हाई कमीशन से मेडिकल की ईमेल आती है कि अब हमने आपका केस रिव्यू कर लिया है, हम फॉर नाउ सेटिस्फाइड हैं, अब आप मेडिकल दे दें। अच्छा, सो स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा है। ठीक है। सो इन माय केस मेडिकल की ईमेल मुझे 1 हफ्ते बाद ही आ गई थी।
यूजुअली होता ये था पहले, अगर मैं देखूं तो प्री कोविड यही ईमेल एक एक महीने बाद आती थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब ये लाइक ये प्रोसीजर जो हाँ, प्रोसेस है ये थोड़ा स्पीड थोड़ा अप हो स्पीड गया। अप हो गया। सो ये एसडीएस निकालने का मकसद इनका यही था कि पहले स्टैंडर्ड वीज़ा टाइम जो था कनाडा का वो 3 to 4 months था। ठीक है। इसलिए इन्होंने एसडीएस निकाला कि 40 डेज ऑन एन एवरेज आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक। सो एसडीएस का कॉन्सेप्ट था 40 डेज एंड स्टैंडर्ड वीज़ा वाज 3 months to 4 months। ओह, दैट्स अ ये प्री कोविड था। पोस्ट अच्छा। कोविड में जो है ये लोगों को वैसे पता नहीं है अभी, बट ये टाइम अब स्टैंडर्ड भी 40 डेज में ही मिल रहा है और एसडीएस भी 40 डेज में। यानी कि अब इतना इन्होंने इन्होंने एफिशिएंट कर दिया efficient कर दिया है कि process। आप भले स्टैंडर्ड करें या एसडीएस करें, बस 40 वीज़ा days। फौरन आपको मिल रहा है। सो वीज़ा 40 डेज तक जाता भी सिर्फ इसलिए है कि अब जैसे मेरा केस है, मुझे एक हफ्ते बाद ही मेडिकल आ गया। अच्छा, हमारे यहाँ एज अ कंसल्टेंट हमारे यहाँ समझाया जाता था कि जिसका मेडिकल की कॉल आ गई है जी। उसके 95% वीज़ा हो हो गया। गया। अब से हाँ। 5% चांसेस हैं कि अगर मेडिकल में कुछ निकल आया तो हाँ। रिजेक्ट हो जाए। हाँ। सो मेरा एक हफ्ते बाद मेडिकल की ईमेल आ गई, मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया तो मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो तकरीबन 10 दिन बाद का मिला, क्योंकि वो एक इनका आईओएम के नाम से हेल्थ एजेंसी है जी। जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद 3 जगह पे IOM। कनाडा के लिए आईओएम, ओके। कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया जी। के लिए और इंग्लैंड के लिए, तीनों के लिए मेडिकल यही करते हैं। जी। तो इनके अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बड़े डिले होते हैं। ठीक है। तो मुझे 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला, बट मुझे फिर 3 दिन या 4 दिन बाद ही कॉल आई इनकी कि हमारे कुछ सिस्टम में मसला हो गया है, तो हम आपका अपॉइंटमेंट फर्दर 2 वीक्स और आगे कर रहे हैं। ओह, तो आप थोड़े डिसअपॉइंट हुए होंगे कि पता नहीं है होना है कि तो नहीं। बेसिकली आपको जो हाई कमीशन है वो मेडिकल का टेन्योर देती है 30 डेज अच्छा। फ्रॉम द डेट ऑफ लेटर यू रिसीव्ड कि अब आप मेडिकल करा लें। जी। उससे 30 डेज का आपको टाइम होता है, अगर 30 डेज के अंदर नहीं कराया तो आपका प्रोसेस जो है रिजेक्ट हो जाएगा आपको। ओह माय गॉड। अब वो अच्छा। आईओएम जो है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है और हाई कमीशन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। सो दोनों जो है वो आपको कम्युनिकेट करना होता है कि भाई मेरा आज के दिन लेटर आया है आईओएम हाँ। को, मेरे पास अब 30 डेज है, तो जल्दी जल्दी तो कर। जल्दी जल्दी करें। और मेरे साथ हुआ ये कि इन्होंने जब मेरी डेट आगे बढ़ाई तो हम्म। मेरी डेट में सिर्फ 3 डेज बचे थे फॉर 30 डेज, तो मेरा 27th डे मेडिकल हुआ है। अच्छा, व्हाट अगर जैसे 30 डेज किसी के गुजर जाएं तो फिर वो फिर क्या आपका करें? रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो By रिजेक्ट में आ default जाता है। रिजेक्शन में आ जाता है और Oh my आपकी फीस गई वीजा की। ये तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। हाँ, बट इसमें मतलब आज तक वैसे हुआ नहीं, क्योंकि हो जाहिर है जाता है इतने। वो आईओएम की भी रेपुटेशन का मसला है। जी। अगर हाई कमीशन को ये पता चल गया कि उन्होंने डिले किया हाँ। तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ठीक it's है। a तो big उनकी भी deal। कोशिश होती है कि हाँ, 30 डेज के 30 अंदर days के मेडिकल अंदर हो जाए। वो डिले करते हैं, वो मैक्सिमम जितना डिले आपको कर सकते हैं वो जी। कर लेते हैं। जैसे Okay। मेरे केस में उन्होंने 27th डे 27 पे पे जाके, जाके ठीक है। किया, तो मेरा वीजा जो कि 30 डेज में आ जाता वो उनकी वजह से 50 डेज में आया, ओह, क्योंकि वो 20 डेज उन्होंने एक्स्ट्रा लिए, ठीक। क्योंकि मेरा मेडिकल हुआ है और मतलब एक हफ्ते बाद ही मुझे ईमेल आ गई कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करें। दैट वाज क्विक, लेकिन That फिर was हाँ। pretty quick। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेडिकल वालों की वजह से ही आपको टाइम ज़्यादा लगता है, वरना तो ये वीज़ा आपका 15 दिन में लग के आपको मिल जाए। ठीक। तो ये बेसिक प्रोसेस है। ये और basic फिर आप process। प्रोसेस अपना पासपोर्ट की जब ईमेल आती है कि अब आप पासपोर्ट सबमिट कराएं, तो उधर जो है आपको 98% कंफर्म होता है कि हाँ भाई लग गया। 2% स्टिल चांस होता है कि रिजेक्ट हो सकता है, एंड तक कुछ भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है। ठीक है। फिर वो आपका पासपोर्ट जाता है ऑल द वे टू इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर अबू धाबी, क्योंकि पाकिस्तान से जो सब कॉन्टिनेंट का कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिस है वो अबू धाबी है। अबू धाबी में, ठीक है। तो जो काम होगा वो अबू धाबी से होता है। इनके सेंटर्स हैं कराची और लाहौर, इस्लामाबाद में। जी। ये आपके जेरीज के नाम से हैं, जी। जो ये वीज़ा के काम करते हैं फॉर ऑल, जी। फॉर इंग्लैंड, फॉर कनाडा। यार ऑस्ट्रेलिया का तो सब ऑनलाइन होता है तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, बट कनाडा और इंग्लैंड का जेरीज हैंडल करता है पाकिस्तान में। ठीक है। सो कराची से आपने अगर सबमिट किया अपना जेरीज को, तो वो पहले इस्लामाबाद इनके हेड ऑफिस जाता ठीक है है, और वहाँ वहाँ से से फिर अबू अबू धाबी। धाबी। ठीक है। वो कम्युनिकेशन आपकी पूरी ट्रैक हो रही होती है ऑनलाइन भी, और आपके पास मैसेजेस भी, ईमेल्स के थ्रू सब ईमेल चल भी रहा और मैसेजेस भी आते होते हैं। मैसेजेस। ठीक है। तो फिर बस वो फिर आपका 2 दिन बाद ही अबू धाबी से पासपोर्ट आ जाता है, यूजली 2 से 3 वर्किंग डेज में।
मेरे केस में जेरीज वालों ने 7 डेज लगाए अपने पास रख के बैठे रहे वो इस्लामाबाद पे, अच्छा, फिर वहाँ से कराची, क्योंकि आपने जहाँ सबमिट कराया आप वहीं से कलेक्ट करेंगे। ओके, तो आप बीच में ये नहीं कर सकते कि अच्छा इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है मैं वहाँ से कलेक्ट ओह करा अच्छा, लूँ, वो ठीक नहीं हो है। तो सकता। जहाँ आपने सबमिट कराया वहीं आपने से आप वहीं से कलेक्ट करेंगे। निकलेगा वीज़ा, ठीक तो है। बस वो 7 दिन इस्लामाबाद में रहा, मैंने उनको कॉल्स करता रहा कि भाई भेज दो। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में कि वो हम्म। आपको पोस्ट कर दें, बाय पोस्ट भेज दें? सो पासपोर्ट एक सेंसिटिव चीज़ है, सो यू हैव टू बी देयर यू फिजिकली? हैव टू लाइक कलेक्ट योरसेल्फ। इवन कोई कोरियर कंपनी भी आपका पासपोर्ट कभी भी किसी को अच्छा, ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है। करता। अगर आप उसको दे भी कि भाई मैं तो पाकिस्तान से मैं अपने भाई का पासपोर्ट भेज रहा हूँ कि भाई हाँ। कनाडा भेजवा दो, तो वो आपको मना कर फिजिकली देता। प्रेजेंट होना है और जाके अपना पासपोर्ट आपने अपना, पासपोर्ट। क्योंकि ये मतलब पाकिस्तान में तो ये है कि FIA का केस बन जाता है इस पर कि ठीक आपने है। पासपोर्ट ऐसे कैसे ट्रांसपोर्ट ओह, किया। ठीक है, सो लीगैलिटी इसकी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। सही है। और बाकी ताहा भाई एक सवाल, हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी काफ़ी हमारे डिसअपॉइंटेड रहते हैं बच्चे के हो ही नहीं पाता, एक्सेप्टेंस रेट कम है पाकिस्तानियों के लिए। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस रेट आपको लगता है कि कम है या? सो बिफोर लाइक प्री कोविड जो था तब तक एक्सेप्टेंस रेट 5 to 10% था कनाडा स्टूडेंट वीज़ा का। तब समझा ये जाता था कि भाई कनाडा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो साथ में किसी और कंट्री को भी ऑप्शन रखें। अच्छा, यानी क्योंकि- 2-3 ऑप्शंस रखे हाँ, आपने? क्योंकि मतलब उस वक्त आपको कंट्री बोला जाता है, कंट्री का ऑप्शन रखें। अब तो हम कहते हैं कि कॉलेज का ऑप्शन रखें ठीक है। यूनिवर्सिटी का, क्योंकि होता यही था कि कनाडा रिजेक्ट करता था बहुत ज़्यादा। लेकिन आफ्टर कोविड ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने सबको वीज़ा देना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट सबको। एंड इट्स स्टिल अभी तक हाँ, दिया जा रहा है। 90-95% इनका एक्सेप्टेंस रेट हो गया फ्रॉम 5 to 10% to 90। That's a big jump. यस, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम अगर किसी को अप्लाई करना है तो इस वक्त। तो जो भी best बच्चे time है। सुन रहे हैं, दिस इज अ परफेक्ट टाइम। 95% वो कह रहे हैं, 5 to 10% से अभी 95% है। इफ यू हैव एनी प्लान्स यू कैन थिंक अबाउट इट, इट्स द राइट टाइम। क्योंकि एज सून एज ट्रूडो गवर्नमेंट अगर गई तो ये पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ शोर भी मच रहा है न्यू इमिग्रेंट्स पे, तो वो पॉलिसी चेंजिंग जो है वो इस गवर्नमेंट की वजह से रुकी हुई है। ठीक है, तो जब तक ट्रूडो है तो आप लोग आ जाए। अच्छा, ये है ठीक हो बाकी। गया। अच्छा, वीज़ा में एक चीज़ रह गई, फीस। सो वीज़ा फीस इज़ $100 जो ठीक कि स्टैंडर्ड है। बट अगर आप जब अप्लाई करेंगे फ़ी पे करने जाएंगे तो वो आपसे बायोमेट्रिक की फ़ी भी लेंगे। वो आपको कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो जेरीज वाले अपनी सर्विस की फ़ी चार्ज ठीक करते हैं, जो कि ऑफिशियल है, उनकी कोई हिडन चार्ज नहीं है। लेकिन एक बात है कि जब आप $10,000 दे रहे हैं और जब हाँ। आप इतना ज्यादा दे रहे हैं फिर आपको 100 देते भी तो you're उनको like कुछ कि नहीं हाँ होता। बस बस ठीक वो है, लोगों को असल में फीस पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सही। लोगों का अक्सर हम क्वेश्चन बस यही होता है इंफॉर्मेशन दे कि रहे हैं, ठीक है। वीज़ा की फीस कितनी है। सही सो बात। बेसिकली जब वो वेबसाइट पे जाते हैं वो देखते हैं जी। $100, अच्छा चलो 18,000 रुपए, चलो सही है। लेकिन हाँ। जब पे करने जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 32-33,000 बन उन्होंने जाती है, अपनी सर्विसेज चार्ज क्योंकि वो बायोमेट्रिक के सर्विस चार्ज भी डले हुए होते ओके, हैं। और बाकी ठीक है। पासपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज़ें ठीक सब हो उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो वो इनिशियली आपको 32-33,000 रुपीज़ पे करने होते हैं। देन जी। मेडिकल के 40,000 रुपीज़ अलग हैं। हम्म, उसमें वो पूरा आपका मेडिकल 4 चीज़ें होती हैं। मेडिकल में आपकी एक चेस्ट एक्सरे होता है, एक आपका ब्लड टेस्ट होता है, एक यूरिन टेस्ट होता है, और तीसरा आपका बॉडी चेकअप होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन का नाम। ठीक, तो ये 4 चीज़ें टेस्ट होती हैं वहाँ पे। और बाकी बस ये टोटल आपके वीज़ा के चार्जेस होते हैं 40,000 वो, और 32-33,000 जो जेरीज वाले आपसे जेरीज। चार्ज करेंगे। ठीक है। तो राउंड अबाउट पाकिस्तानी 1 70,000, लाख हाँ। अपने पास रखें हाँ, फॉर वीज़ा फॉर पर्पस। वीज़ा हाँ। पर्पस, ठीक है। बाकी तो आपकी फ़ी और उसमें बाकी चला गया फीस ना। वगैरह तो वो अलग है, वो तो ज़ाहिर है फ़ी आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेरी करेगी फ्रॉम प्रोग्राम हाँ, टू प्रोग्राम प्रोग्राम, to और प्रोग्राम। फ्रॉम कॉलेज टू यूनिवर्सिटी वो भी वेरी करती है। ऑन एन एवरेज कॉलेज फ़ी आपको 18,000 कैनेडियन डॉलर ही पड़ेगी। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है, कहीं पे $16,000 भी हो जाती है, कहीं पे वो $20,000 भी हो जाती है। बट वो प्रोग्राम और कॉलेज के हिसाब से वेरी करती है। थोड़ा सा अगर आप प्रोग्राम्स का बता दें कि कौन से बड़े पॉपुलर प्रोग्राम्स So हैं जिनमें बड़ी popular- इजीली हो जाता है हाँ। और बहुत
सो easy, बेसिक प्रोग्राम्स जो हैं वो बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आपने एचआर मार्केटिंग फाइनेंस में डिप्लोमा ले लिया या बैचलर्स ले लिया, ठीक है। या आपने मास्टर्स एमएस प्रोग्राम में ले लिया बिजनेस के, तो ये बहुत इजी प्रोग्राम्स हैं। जो डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स होते हैं वो एमबीए होता है, क्योंकि एमबीए ठीक एक है। प्रेस्टिजियस कोर्स समझा जाता है, उसमें जी। आपको 5 इयर्स मैनेजरियल एक्सपीरियंस भी मांगते हैं वो, तो उसमें एडमिशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। या कोई टेक्निकल कोर्स है या स्पेशलाइज्ड कोर्स है, ठीक है। जैसे कि आजकल आईटी के कोर्सेज हैं, आईटी के, तो आईटी की साइबर कोर्सेज में सिक्योरिटी टाइप हाँ जो है। लाइक साइबर सिक्योरिटी भी थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है एज हाँ। कम्पेयर टू कोई एडवांस कोडिंग और इस सब के अच्छा, कोर्सेज ठीक होते है। हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। और उन सिनेरियोज में आपको पर्पस भी सबमिट करना पड़ता है, जो कि एक ऐसे होता है उसका पर्पस में आप क्या लिखते हैं? बेसिकली आप अपना कोई पैशन So, लिखते हैं या हाँ, क्या? तो खैर इससे मुझे याद आया, मैं वीजा में भी भूल गया, वीजा में भी आपको एक पर्पस सबमिट करना होता है। अच्छा, ये नोट कर लें। हर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ठीक है। कहलाता है वो। उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कि आपने अपने बारे में बताना है, आप ये हैं हमें कौन। वीजा एप्लीकेशन के साथ ही वीजा अपना में तो पर्पस मस्ट ऐड है, करना है। वीजा में मस्ट है। ठीक है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अगर आप स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स ले रहे हैं तो उसमें आपको सबमिट करनी होती है, लेकिन अगर आप बिजनेस ले रहे हैं या तो उसमें इजी प्रोग्राम्स ले रहे हैं, तो उनमें उसमें कोई जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं है। ठीक है। और वो भी यूनिवर्सिटी टू कॉलेजेस वेरी करती है, कोई मांगता है कोई नहीं मांगता। ठीक है। बट वीजा में कंपलसरी है ये स्टेटमेंट। ठीक ठीक हो अच्छा, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है आप अपने बारे में बताएं, आप हैं कौन। तो उसमें आप बता देते हैं कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं शुरू से यहाँ रह रहा हूँ, मैं जिंदगी और में मैं कब से यहीं रह रहा हाँ, हूँ और मैं रहता जा रहा रहता हूँ। जा रहा अच्छा, अब ठीक है। मुझे बाहर निकलना है। मुझे निकलना है अब। सो सेकंड पार्ट है कि आपने किया क्या है, तो उसमें आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देते हैं और आप अपना फिर और work इंस्टीट्यूट का भी history- बता देते हैं कि हाँ, यहाँ से हाँ, किया। ठीक कि आपने अपना अपने बारे में पूरा। फिर 4th पार्ट होता है कि अच्छा आपकी फैमिली में क्या है, आप अपने फैमिली के बारे में पूरा बता देते हैं कि मेरी फैमिली स्ट्रक्चर ये है और इस तरह से हम लोग मतलब रहते पूरी हैं। हिस्ट्री आपने अपनी बतानी है। हाँ, बेसिकली आपने अपनी जबान में पूरा एक्सप्लेन करना है अपने बारे में। ठीक है। सो लास्ट पार्ट होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। जो लास्ट पार्ट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने बताना आपके होता है वर्ड्स कि इंपॉर्टेंट है उसमें, जब आप आपने ये शो करना होता है मस्ट कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। ठीक है। अगर आपने उसमें ये प्रूफ ना कर पाए या आप उनको कन्विंस ना कर पाए कि हाँ भाई मैंने वापस नहीं आना, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट मस्ट है। तो जो लास्ट पार्ट है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपने कोर्स अप्लाई, ये आपने अगर अच्छा नहीं लिखा तो आपके वीजा के चांसेस में थोड़ा सा मसला हो जाता है। ये तो बड़ा क्रिटिकल सा एक पॉइंट है। क्रिटिकल है। और पहले तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समझा जाता था, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शंस आती ही सिर्फ इस वजह से थी कि आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आपके स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है पाकिस्तान में। ये बहुत सेंटेंस होता है कि स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है पाकिस्तान में। तो उनको बेसिकली डर ये होता है कि आप गलत वे में अप्लाई कर रहे हैं, आपका मकसद है पीआर लेना और आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि एक प्रोसेस हमने बनाया है पीआर का, आप उसके थ्रू आए, आप ये शॉर्टकट ना लें। सो कट शॉर्ट ये कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द पर्पस। इफ यू आर सेइंग कि मैं ये करने आ रहा हूँ, मैं पढ़ने आ रहा हूँ, मैं स्पेशलाइज कोर्स करने आ रहा हूँ, तो आपको अपने पर्पस को बहुत क्लैरिटी, बहुत ऑनेस्टी के साथ बताना है। ऑनेस्टी इज नंबर 1 हियर। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आप जो भी कर रहे हैं। तो अगर उनको जरा सा भी एक डाउट आएगा, क्योंकि तो कनाडा में इंटरव्यू नहीं होता, लाइक यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू होते हैं वीजा के। कनाडा में वो चीज़ नहीं है। आपने जो लिख के दिया है, इमिग्रेशन ऑफिसर उसको पढ़ के ही डिसाइड करेगा कि हाँ क्या करना है। यूएस में तो इजी है, आप फेस टू फेस बैठे, आपने उसको कन्विंस करना है आपने सामने बैठ के, वो रिलेटिवली इजी होता है। आप उसी वक्त उसको मूड देखते हुए, उसकी शक्ल देखते हुए आप डिसाइड कर लेते हो इसको मैंने बात क्या करनी है। ठीक है। कनाडा में तो है ही नहीं, आपने जो लिख के दिया है वो उस पर बिलीव करेगा और उसकी बेसिस पे आपका डिसीजन लेगा। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, जो भी आप लिखें, कोई इसमें गलतफहमी नहीं होनी एंड चाहिए। इट शुड बी स्ट्रेट, घुमा फिरा के नहीं बोले कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो वो कहते हैं कि जो है वो आप एक्चुअल बताएं, अगर आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं तो वो लिखें कि क्या है। और इन सर्टेन केसेस वो अक्सर अप्लाई करने के बाद उसके प्रूफ भी मांग लेते हैं कि ठीक है आपने ये जो लिखा है कि स्ट्रॉन्ग टाई इस तरह का है, इसका कोई प्रूफ भी दे दें।
मुझे ये बात समझ नहीं आई, दोबारा सो से। लाइक अगर मैंने लिखा है कि मेरा बिजनेस यहाँ चल रहा है पाकिस्तान में और मैं पढ़ के वापस आऊँगा और ठीक है, मैंने इसको हैंडल करना है हैंडल आपके करना है, तो बिजनेस। आपने प्रूफ देना है कि हाँ वो बिजनेस आपके ही नाम पे है। सो आपको फिर बिजनेस का पूरा एक जो प्रूफ एक और सिंगल डॉक्यूमेंट ठीक कोई है, भी आप दे दें जिसमें ठीक आपका है, नाम हो और जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अटेस्टेड हो कि हाँ ये बिजनेस ओके। इसका ही है। तो यानी कि आपको तो एक वो प्रूफ एक देना प्रूफ होगा देना उसमें, वो, ठीक बट है। वो रेयर चांसेस होते हैं, यूजुअली आप बस ठीक। पर्पस में बता देते हैं कि हम्म। ये है और वो उसको ही बिलीव करेंगे। सो ये तो पूरा हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस हो था। गया, बेसिक प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग टू अप्लाई कैनेडियन करना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। ठीक है, एक सवाल ये है ताहा भाई, मुझे ये बताएं कि कैनेडियन यूनिवर्सिटी में किसी ने आना है या यूरोप में कोई जाना चाह रहा है या ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है या यूएस से जाना चाह रहा है, हाउ डू यू कंपेयर कनाडा की और बाकियों से आप कैसे कंपेयर करते हैं? अच्छा, सो बेसिकली मेरा जो है वो अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद एज अ कंसल्टेंट मैंने काम किया जी। सो इसलिए मुझे हर कंट्री के बारे में भी पता है कि उनका प्रोसेस क्या है और वो किस तरह से हैंडल करते हैं स्टूडेंट्स को। जी। सो जब हमारे पास उस वक्त भी कोई स्टूडेंट आता था, क्योंकि ये मैंने तकरीबन 2016 में ये काम स्टार्ट किया था और 2017 के एंड तक मैंने ये काम किया है, तो मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो तब भी प्रोसेस में ये होता था कि अगर आप यूएस देखते हैं तो यूएस वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव है फॉर एजुकेशन जी। और साथ में वीज़ा पॉलिसीज़ भी उनकी एवरी 6 मंथ्स चेंज होती रहती हैं, तो आपको नहीं पता होता कि कब आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा और कब रिजेक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंसिव तो ऑब्वियसली कनाडा से अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ट्वाइस फीस है उनकी, और एक्सेप्टेंस रेट भी कम होगा। एक्सेप्टेंस रेट उनका मिक्स है, लाइक कभी 30% होता है, कभी 50% होता है, ठीक कभी है। 80% भी होता है, तो वो वेरी करता है, वेरी करता है, उनका ठीक फिक्स है। नहीं है। जी। बट वो फीस का फैक्टर, क्योंकि पाकिस्तान में फीस का फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ जी, है, बहुत तो बड़ी चीज़। वो देखते हुए यूएस लोग यूजली फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, जी। या फिर कोई यूनिवर्सिटी उनको खुद डायरेक्टली स्कॉलरशिप दे दे 30% 40%, तो वो एक्सेप्ट कंसिडर करते हैं। कंसिडर। फिर आ जाता है यूके। यूके में आपको वर्क परमिट इशू नहीं होता, ना पीआर आपको इवेंचुअली मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है वो कंसिडर किए जाते हैं सिमिलर, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि उनकी वीज़ा पॉलिसी सिमिलर है बट स्ट्रिक्टनेस बहुत है स्क्रूटनी में। ओह। कनाडा रिलेटिवली स्क्रूटनी थोड़ी हल्की करता है, ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी करता है। सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया भी महंगा है कनाडा से, तो अगर कोई लेट्स से यहाँ कॉलेज $18,000 पे है, तो वहाँ पे वो कॉलेज $22,000 पे होगा, तकरीबन 3 से 4 हज़ार डॉलर का डिफरेंस आपको मिलेगा। अच्छा। और वहाँ लिविंग भी आपकी एक्सपेंसिव है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। जैसे कनाडा में आपकी $10,000 है, ऑस्ट्रेलिया में आपकी तकरीबन 15 से $18,000 है, बेस्ड ऑन ये प्रोग्रेस। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं ये सब लिख लें और नोट कर लें बातें। सो इसलिए प्रेफरेंस हमेशा जो है ना, जब हम मैं जब कंसल्टेंसी करता भी था जी। तब भी हम प्रेफरेंस हमेशा स्टूडेंट को बना के देते थे कि सबसे पहले कनाडा रखो, फिर ऑस्ट्रेलिया रखो, फिर इंग्लैंड रखो, फिर यूएस रखो, लास्ट में यूएस। लास्ट यूएस होती है, ठीक है। क्योंकि यूएस में जाहिर है स्कॉलरशिप बेस्ड होता है, मिली नहीं मिली तो वो चांस का गेम है। जी ताहा भाई, एक और सवाल मेरे माइंड में आया है कि ये बताएं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि यहाँ आएंगे तो हमें स्कॉलरशिप बेस्ड कुछ ना कुछ हमें इंसेंटिव्स मिलेंगे, इसके बारे में आप बताएं। अच्छा, स्कॉलरशिप्स जो हैं सबसे बड़ा डिसहार्ड है वो कनाडा के लिए, वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ स्कॉलरशिप्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ओह। सो अच्छा। स्कॉलरशिप्स जितनी भी हैं वो मोस्टली लोकल स्टूडेंट्स के लिए हैं, या तो यानी अगर इंटरनेशनल के लिए कोई भी नहीं है जो बाहर बहुत से आए? रेयर है। उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं कि फीमेल होगी और वो अपना कुछ बर्सरीज हैं जो फीमेल रिलेटेड हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फिर भी मिल जाती है, बट वो भी आफ्टर 1 सेमेस्टर है कि वो आपकी डिपेंड करेगा आपके एकेडमिक्स कैसे हैं, आपकी जीपीए कितनी आ रही है, आप पढ़ाई में सही हो ना। स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल एड भी नहीं है,
फाइनेंशियल एड जो है वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जाहिर है वो बच्चा इनका अपना नेशनल है, तो जितना बेनिफिट बैंक और ये सब देते हैं वो सारा इनके लोकल स्टूडेंट्स को मिलता तो है। पहले अपनों को वो देखते हैं बिल्कुल, और बाद में बाद में इंटरनेशनल international स्टूडेंट्स। students। ठीक है। तो ये सोच के बिल्कुल ना आए कि यहाँ आके फीस देख लेंगे, अब ऐसा नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह सोचते हैं कि एक दफ़ा की फीस दे दी और फिर जब दोबारा आए तो हम साथ साथ अर्न करके अपनी फीस देते रहेंगे साथ साथ। सो ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लैंड करते ही जो है वो डॉलर कमाएंगे और फीस भर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एटलीस्ट भी 1 साल की फीस आप अपने जेब में ज़रूर रखें, क्योंकि आप जो भी अर्न करेंगे आप 1 साल में हाँ इतना ज़रूर कमा लेंगे कि आप 3rd सेमेस्टर की अपनी फीस निकाल सकेंगे। बट उससे पहले तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि आप फीस पे कर सकें उससे पहले, क्योंकि आपको पार्ट टाइम जॉब्स तो मिल जाती तो हैं। आपको आवरली कितना, एक स्टूडेंट को अगर वो कर रहा हो तो आवरली क्या उनको जो rate पार्ट मिलता है? टाइम जॉब्स आपको मिलती हैं वो अकॉर्डिंग टू कैनेडियन गवर्नमेंट $15 to $20 एवरेज वेज रेट है इनका। एवरेज वेज $15 to $20 पर आवर, बट डिपेंडिंग ऑन द वर्क। हाँ, बट आप अपना माइंडसेट ये रखें कि वेज रेट मैक्सिमम भी जो है ना वो $16 to $17 तक मिलता है और जॉब्स पे। $20 बहुत रेयर होता है कि कोई पे करे, और 20 से ज़्यादा तो बिल्कुल ही रेयर है। 40 आवर्स 40 आप कर सकते हैं, आप खुद मल्टीप्लिकेशन करें। और अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में ना एक ये बहुत आदत होती है, हाँ कैलकुलेशन कर ली, अच्छा मैं महीने के $4000 कमा रहा हूँ, फिर तो मैं फीस भर सकता हूँ। हाँ। तो आप उसमें से माइनस करें अपनी रेजिडेंशियल फीस, जो कि महीने के $600 आपको और एक फिर, रूम हाँ। सिंगल रूम का फी आपने पे करनी है। सिंगल रूम आप- $600, ये भी आप मुझे लगता है मिनिमम बता रहे हैं। ये मिनिमम, मिनिमम, वरना तो $900 $1000 ये तो। और फिर ऊपर के सब एक्सपेंसेस, राइट। उसके अलावा आप अपनी ग्रोसरी रखें, उसके अलावा आप अपना ट्रैवल एक्सपेंस रखें जो कि डेली का कम्यूट है, जी। जो ऑलमोस्ट अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी भी करते हैं तो $6 तो आपके डेली के ये चले गए। ये भी आप बेसिक बता रहे हैं। बेसिक जो हाँ। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। वरना अगर आप इंटर सिटी ट्रैवलिंग कर रहे हैं जी। तो उसमें फिर वो आपका चार्ज भी लगता है सिटी चेंज का। ठीक। ओह, तो ये सारे जब आप चार्जेस माइनस करेंगे तो इवेंचुअली आपके पास इतने पैसे नहीं बचेंगे कि आप सेमेस्टर की फीस निकाल सकें। तभी मैंने कहा कि एटलीस्ट 1 साल आप कमाएंगे हाँ। तो आप इतने सेव कर लेंगे कि सिर्फ हाँ, एक ठीक है, सेमेस्टर की दे सकते। एक सेमेस्टर की मैं आप दे सकता हूँ, बट वो भी 3rd सेमेस्टर होगा। तो फर्स्ट ईयर की फीस या तो आप भर के आ रहे हैं तो सुकून है, आपको मसला ही कोई नहीं है। अगर आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भर के आ रहे हैं तो ये सोच के ना आए कि सेकंड सेमेस्टर की आप कमा के निकाल लेंगे। सेकंड सेमेस्टर की फीस भी आप एटलीस्ट कुछ नहीं भी तो आधी तो एटलीस्ट आप अपने साथ लेके आएं। Oh, this is important. These all points are so important. एक और चीज़ मैंने देखी है कि जब बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं तो एयरपोर्ट पे आते हैं तो व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? क्या उनकी कोई इंटरव्यू होता है या क्या, किस तरह से वो? एज अ काउंसलर हम लोग ये बहुत ज़्यादा करते थे, जब भी किसी बच्चे का वीज़ा लग जाता था तो हम उसको एक सेशन एंड का देते थे, 5-10 प्रिपेयर मिनट करते के। थे कि बिल्कुल। लैंड होने के बाद क्या? बात करना क्या है, क्योंकि अब एक बच्चा है, अब लेट्स से कि चले मैं तो लैंड किया हूँ तो मेरी एज तो 30+ हो गई है, मैं तो अब बच्चे की एज से बाहर आ गया हूँ। बट यूजली जो अंडर ग्रेड पे जा रहे होते हैं या जो डिप्लोमा पे जा रहे होते हैं वो 22-23 ईयर्स के बच्चे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि अब लैंड करते साथ ही हमने करना क्या है। जी। सो होता है कि आप एयरपोर्ट पे लैंड करें, आपको एक अलग स्टेशन पे भेज दिया जाएगा जो कि न्यू स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक काउंटर इन्होंने बनाया है इमिग्रेशन का। वहाँ अच्छा, उनका काउंटर ही सेपरेट है? काउंटर ही सेपरेट है। किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं सो देयर इज अ सेपरेट काउंटर। ठीक। काउंटर जहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन वालों को फेस करना होता है। उधर आपने आपको एक हाई कमीशन से लेटर मिला होगा, वो प्रिंटेड आपने अपने साथ रखना है, अपना पासपोर्ट रखना है। ये 2 चीज़ें आपने उस इमिग्रेशन ऑफिसर को देनी है, और आपने अपने साथ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखने हैं। आपका जो कुछ आपने वीज़ा के लिए फाइल किया है जी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंटेड अपने साथ रखने यानी हैं। कि अपनी एक सेपरेट फाइल बना पूरी के बना अपने के साथ रखें, रखें अपने क्योंकि बैग में। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ भी मांग सकता है। ठीक है। वो आपकी लक है कि वो आपसे कुछ ना मांगे, सिंपल वो एक वो हाई कमीशन का पेपर ले और पासपोर्ट ले और आपको स्टडी परमिट इशू कर दे। ठीक है। सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं साथ,
उसके बाद आपने उसको देने हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर फिर आपसे आपका पासपोर्ट और वो देख के आपसे कुछ सवाल भी कर सकता है। ठीक है। वो सवाल इस तरह के होते हैं कि अच्छा आप कहाँ पढ़ने आए हैं, आप रहेंगे कहाँ, आप कम्यूट कैसे करेंगे, आपको रोड का नाम पता है जिस पे आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। तो इसका मतलब है कि आपको ये सारी अपना चीज़ें होमवर्क पूरा करके आना है कि आप रहेंगे कहाँ, आपके डॉर्म से या आपके रेजिडेंस से कितना डिस्टेंस है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, कौन सी बस जाती है वहाँ तक, कौन सी ट्रेन जाती है वहाँ तक, ठीक। कितना आपको टाइम लगेगा पहुँचने में, कौन सी रोड पे आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आप कौन सी रोड पे रहेंगे। ये सब बेसिक क्योंकि क्वेश्चंस बीइंग अ आपको पाकिस्तानी हमारे लिए ये रोड्स नहीं है, बिल्कुल हमें यहाँ की रोड्स को बताना नहीं आता। मैं भी जब यहाँ आया हूँ तो मैं भी सीख ही रहा हूँ हाँ कि भाई मेरा कॉलेज जो है वो मैक्लॉगलिन और स्टील्स पे, ठीक है। तो यहाँ हमेशा 2 रोड के नाम लिए हाँ जाते हैं। वो हमेशा इंटरसेक्शन होता है ना। इंटरसेक्शन होता है। हाँ जी। हमें तो पाकिस्तान की आदत है, हाँ भाई हाँ आ जाओ ख़ैबर हाँ। इत्तेहाद पे आ जाओ, शारा फैसल पे शारा चले फैसल पे आ जाओ। अब हाँ। शारा फैसल भी इतनी बड़ी है लेकिन हम कभी इंटरसेक्शन नहीं बताते। एग्जैक्टली। फिर हम बता देते हैं हाँ नर्सरी पे आ जाओ, हाँ वो पॉइंट तो बता वो पॉइंट बताते हैं, इंटरसेक्शन फिर भी नहीं बताया। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ होता है कि आपने ये intersection बताना बताना होता है कि कि भाई हाँ। ये इंटरसेक्शन है, यहाँ मैं बस से उतरूंगा, क्योंकि बसेस चलती है इंटरसेक्शन टू इंटरसेक्शन है, सही बात है। और ये वाली बस यहाँ तक जाएगी। इसका सबसे इजी वे ये है कि गूगल मैप्स पे अब बहुत इजी हो गया, ट्रेन जी अब वगैरह तो बसेस हाँ सारा कुछ वो उस पर डिटेल दिया हुआ है उसने। बेशक तो आप कौन सी- वहाँ बैठे हैं, कराची हाँ, बैठे हैं, आप लाहौर जैसे बैठे हैं, route अपना डाल दें, होमवर्क करें, मैप्स पे पूरा डालें, हाँ। लोकेशन अपनी डालें, वो याद आपको खुद करें, बता देगा रोड्स के कितने नाम। मिनट की वॉक है, कितने टाइम बस लेगी जी। या ट्रेन लेगी, और कौन सी बस और ट्रेन जाएगी, फिर आपने वहाँ उतर के कितना चलना है, ये सारा कुछ आपको गूगल मैप से पता चल जाएगा। ठीक। फिर आपको एरिया का पता होना चाहिए कि नियरेस्ट कमर्शियल एरिया क्या है। इमिग्रेशन ऑफिसर ये भी पूछ सकता है कि आप ग्रोसरी कहाँ से करोगे। तो लेट्स से कि एक स्टूडेंट आ रहा है, उसने अपना सारा कर लिया, सब प्रोसीजर हो गया, तो डॉर्म्स के लिए वो कैसे, वो भी उसी में एप्लीकेशन में कुछ होता है या सो किस तरह डॉर्म्स का एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। ओके वेबसाइट से बट होता है। उसका एडमिशन और वीज़ा का बिल्कुल सेपरेट लिंक है। हाँ ऑब्वियसली वो लिंक इस तरह से है कि हाँ एडमिशन मिलेगा तो फिर वही तो next- डॉर्म आपको अलॉट ठीक है। होगा, वीज़ा मिलेगा तो आपके लिए डॉर्म एक्सेसिबल होगा। सही सही अगर ये दोनों ठीक। चीज़ें नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो डॉर्म किसी और को सो वेबसाइट्स पे डॉर्म्स का सारा डॉर्म्स का पूरा प्रोसीजर प्रोसीजर और सब तरीका उस पर लिखा हुआ है। वो हम्म। आपने फॉर्म फिल करके देना है आपको। अब क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत रश है तो डॉर्म्स पे वेटिंग लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट इशू होती हैं कि हाँ भाई आपका इस लिस्ट में नाम आया है, आपको ये रूम अलॉट हुआ है। अब वो रूम की भी टाइप्स होती हैं, कुछ डॉर्म्स में जो हैं वो शेयर्ड रूम्स होते हैं जिसमें एक ही कमरे में 4 बेड्स लगे होते हैं और आप शेयर कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो प्राइवेट रूम्स होते हैं पूरे, तो वो भी वेरी करते हैं। जैसे प्राइवेट रूम है वो तकरीबन $1200 से $1500 का डॉर्म में अच्छा प्राइवेट भी है Private डॉर्म भी में है, ही हाँ। ठीक है। इन केस अगर आपको अवेलेबल नहीं होता बिकॉज हाँ। ऑफ सो मच ऑफ बिल्कुल। रश, तो आपको नहीं अवेलेबल, तो आपके पास फिर क्या तो फिर है आप possible? सर्च करते हैं, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, जहां आप जाते हो, आप रेजिडेंशियल ग्रुप्स ज्वाइन करते हो जी और आप अपने एरिया के नियर बाय में सर्च करते हो कि भाई मुझे, आपने जाके लिख दिया मुझे वहाँ पे एज अ स्टूडेंट एक रूम चाहिए, तो फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे या लोग आपको कांटेक्ट डिटेल्स देंगे, आप उनको अप्रोच करो, आप उनसे पूछो। ऑप्शंस आपको बहुत मिल जाएंगे, कनाडा में ऑप्शंस की कमी नहीं है रहने की, जी भले वो आप आउट ऑफ कैंपस रेजिडेंस ढूंढ लें हाँ। या अपना डॉर्म ढूंढ लें। लेकिन डॉर्म में आउट अगर ऑफ नहीं मिला कैंपस तो आउट ऑफ कैंपस आप ढूंढ लें, बहुत इजी है। एक्सपेंसेस कितना वेरी करते सो हैं डॉर्म से सस्ता पड़ता है यूजुअली आउट ऑफ कैंपस, ओह अच्छा क्योंकि स्टूडेंट रेजिडेंस जो है ना वो यूजुअली होता ही है कि लोगों ने यहाँ बिजनेस बनाया हुआ है, लोगों ने यहाँ अपार्टमेंट्स जो कॉन्डोज कहलाते जी। हैं यहाँ वो खरीदे हुए और वो स्टूडेंट्स को ही रेंट आउट करते हैं और वो पर स्टूडेंट चार्ज करते हैं। सो अगर 2 रूम्स 3 रूम्स का कॉन्डो है तो वो 3 स्टूडेंट्स को अलॉट कर देंगे ठीक है। और पर रूम के चार्ज ले लेंगे। सो लेट्स से डॉर्म के एक रूम का लेट्स से 600 है 600 है और आउट ऑफ कैंपस अगर आप, तो वो आपको $500 यानी कि आपको थोड़ा सा कम पे हाँ मिल थोड़ा जाएगा। सस्ता मिल ठीक जाता है, है। बट होता है कि वो थोड़ा डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे होता है आपका कम्यूट टाइम और कम्यूट के और उसके Charges। चार्जेस। डॉर्म तो ये है कि विद इन कैंपस या नियर बाय कैंपस होता है जो वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है। ठीक।
तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसमें। ठीक हो गया। ताहा भाई, एक और क्वेश्चन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने अभी कहा कि आप 32 के हो गए हैं, हाँ। तो स्पेसिफिक एज क्या है, एज लिमिट स्टूडेंट्स की क्या है इंटरनेशनल सो स्टूडेंट्स? बेसिकली व्हेन आई यूज्ड टू डू कंसल्टेशन, तो उस जी। टाइम तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी। आपने एक सर्टेन एज, आपने 30 क्रॉस की, आपको एडमिशन तो मिल जाता था, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। या जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, आपने 30 क्रॉस की तो इवन आपको एडमिशन भी नहीं मिलता था। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती थी वो एडमिशन भी नहीं देती थी अनलेस के कोई स्पेसिफिक कोर्स है जी जो स्पेशलाइजेशन है और उसके लिए इतनी एज कंपलसरी होती है। जी। जैसे कि MBA, सो MBA में ऑस्ट्रेलिया ने पहले रखा था कि 5 years मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो आफ्टर योर अंडरग्रेड। सो यूजली स्टूडेंट्स 22 साल 23 साल की उम्र में अंडरग्रेड कर लेते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस वो ले लेते हैं। जी। सो पाकिस्तानियों ने किया ये कि उसने भी जुगाड़ निकाली अपने अब्बाओं के बिजनेस से मैनेजर का एक्सपीरियंस जाली बनाया और सबमिट कर करके MBA तो करना अपनी शुरू कर दिया। रेपुटेशन खुद ही खराब कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने उसका भी तोड़ निकाला कि एटलीस्ट मिनिमम एज आपकी 28 होनी चाहिए फॉर ओह। MBA। तो उन्होंने कहा ओके। कुछ भी कर लें, ये 5 साल का जाली एक्सपीरियंस ही लाए, लेकिन कम से कम 28 साल की उम्र में कुछ तो काम किया होगा। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें और होती हैं। कनाडा का क्या है? कनाडा में 5 years एक्सपीरियंस मांगते हैं वो। कोई एज लिमिट ऐसा सच लगाई नहीं है और स्टडी में वैसे कोई एज लिमिट है नहीं। वैसे मतलब होनी even- नहीं चाहिए, हाँ, जैसे पढ़ते तो रहना पढ़ते चाहिए। रहना चाहिए और मतलब एज आपकी मैटर करती थी आफ्टर 35 years। जी। सो आफ्टर 35 years क्योंकि इमिग्रेशन के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर रहे होते हैं तो लोग ये वे ढूंढते हैं कि भाई ठीक अब है। मैं 35 का हो गया हूँ, अब तो इमिग्रेशन नहीं मिलेगी मुझे, अब मैं स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू इमिग्रेशन करता हूँ। अच्छा। तो वो फिर वीज़ा ऑफिसर्स को पता होता है कि ठीक ये है। जेन्युइन नहीं है। उस सिनेरियो में वीज़ाज रिजेक्ट होते थे। ओके। अभी आजकल का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हुआ हुआ है। आजकल ये इतना एज पे मैटर नहीं कर रहा है। तो अगर मैं आपको अपना केस बताऊं तो मेरा केस बहुत वीक केस था। लाइक मेरा पहले होता ये था कि आपका एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, कंटिन्यूटी में आपकी एजुकेशन हो, ठीक है। मैक्सिमम 2 साल का आप बीच में ब्रेक ले सकते थे, जो कि वो भी जो आपका वर्क वो भी प्रूवन होना चाहिए कि इस गैप में आपने कुछ काम किया, ठीक है। आप फारिग नहीं बैठे। जो वो प्रूफ नहीं कर पाता था उसको रिजेक्ट कर देते थे। ठीक है। सो मेरा 7 years का एजुकेशन गैप था। मैंने लास्ट डिग्री दिस इज अ बिग गैप। 15 में अपनी लास्ट डिग्री की थी ओह। और फिर अब अप्लाई किया। तो मेरा एक फैक्टर था एजुकेशन का, दूसरा एज फैक्टर था, आई एम 32 नाउ। और तो ये 2 फैक्टर बहुत मेजर फैक्टर होते थे। तो इवन जब मैंने अप्लाई किया था अपने वीज़ा के लिए तो मैं बहुत कोई कंफर्म नहीं था। मुझे यही लग रहा था कि मेरा वीक केस है, रिजेक्ट हो जाएगा। बट इट केम इन विद इन 40 to 50 days। तो डू यू हैव एनी आइडिया द रीजन बिहाइंड? बिकॉज आप एक तरफ आप कह रहे हैं ना कि कंटिन्यूटी में होना अच्छा है, लेकिन अगर आपका 7 years का एक गैप आया तो सो अकॉर्डिंग टू देम हम्म। जो हाई कमीशन की थिंकिंग है वो ये है कि अगर तो गैप आ रहा है ना एजुकेशन जी। में, तो फिर ये एजुकेशन के लिए सीरियस नहीं है, Okay. ये PR लेने आ रहा है। ओके। सो घूम फिर के सारे रीजन उनके आते वहीं पे है कि ये एक फेक तरीके में PR लेने आ रहा है। ठीक है। ये ऑफिशियल चैनल नहीं यूज कर रहा, हाँ। ये एक जाली तरीका दूसरा वे करके यूज कर। और नेशनैलिटी के चक्करों में, तो वो इसलिए रिजेक्ट करते थे। बट करंटली हुआ ये है कि कैनेडियन जॉब मार्केट में एकदम से वैकेंसीज बढ़ गई है। अच्छा। वर्क फोर्स शॉर्टेज हुई है, ओह। जो कि अभी वापस से कवर ऑलमोस्ट हो गई है। तो बट वो पिछला 1 साल था जब वर्क फोर्स शॉर्टेज इनको थी, तो उसमें ये बहुत जल्दी लोगों को वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा इशू कर रहे थे। उसका रीज़न यही था कि इनको वर्क फोर्स चाहिए थी। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट आ रहा है वो भी work जॉब करेगा, जी। जो वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली करेंगे। तो इसलिए ये इस वक्त कंसिडरेशन इन्होंने बहुत कम की हुई थी और हर किसी को वीज़ा भी दे रहे हैं, चीज़ों को इतना कंसिडर नहीं कर रहे, पॉलिसीज रिलैक्स की हुई है। ठीक तो है। इसीलिए शुरू में भी बोला था कि दिस इज द परफेक्ट टाइम दिस इज द परफेक्ट टाइम। तो So you have given the reasons के why is it the perfect time. ठीक है। हमारा ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। मैंने तो काफ़ी कुछ एब्जॉर्ब किया है, काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो ताहा भाई से, कोई भी रिलेटेड
questions, do send us comments, do ask me questions, ताकि हम इसके ऊपर एक और सेशन कर सकें. जितनी हम हेल्प कर सकते हैं हम हेल्प करेंगे इंशाल्लाह. ताहा भाई, if you want to say anything. नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और बहुत अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन शेयर करके. जाहिर है एक दूसरे की हेल्प हमें करनी चाहिए. हाँ जी. जितना कुछ हमें पता है हम आगे अपने पाकिस्तानी भाइयों को चाह रहे हैं उनको हम क्यों ना बताएं. आपका बहुत शुक्रिया. Thank you आपने very much. बहुत डिटेल में हर चीज़ बताई. आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो हम्बल्ड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस तरह की हम और कंटेंट बनाएं ना बनाएं, क्या करें, सब हमसे शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर नाउ. बीन वॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट. अपना बहुत ख्याल रखें और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.